बचपन की याद क्यों नहीं लौटा सकती हो? अनुराग के सवाल सुनकर यक्षिणी मन ही मन सोचने लग जाती है। अब मैं लेखक बाबू को कैसे बताऊं कि क्यों मैं उन्हें अभी उनके बचपन की यादें नहीं लौटा सकती हूँ? कैसे बताऊं उन्हें कि उनकी बचपन की यादों में एक याद वो भी है जिसमें मैं उनके पिता ब्रजेश्वर का शिकार कर रही हूँ, अपने इन्हीं हाथों से उनका दिल निकाल कर खा रही हूँ। यक्षिणी पुरानी यादों के बारे में याद करते हुए मन ही मन बड़बड़ाती है। उस रात जब मैं ब्रजेश्वर को अपना शिकार बना रही थी तो लेखक बाबू पूरी तरह बेहोश नहीं हुए थे। उनके हाथों की उंगलियों में हलचल हो रही थी, उनकी आंखें हल्की सी खुली हुई थी और ये मैंने देख लिया था। इसलिए ब्रजेश्वर को शिकार बनाने के बाद लेखक बाबू से मैंने उनकी आखिरी वाली याद भी छीन ली थी और उसी आंसू के अंदर वो यादें कैद कर ली थी जिसमें बाकी की यादें कैद थी। अनुराग बार बार अपना सवाल दोहराए जा रहा था, पर यक्षिणी थी कि अपने में ही खोई हुई थी। यक्षिणी फिर मन में सोचती है, नहीं नहीं, अभी मैं लेखक बाबू को उनके बचपन की यादें नहीं लौटा सकती हूँ। अभी हमारा रिश्ता इतना भी मजबूत नहीं हुआ है कि वो मेरी मजबूरी को समझ सके। लेखक बाबू अभी नहीं समझ पाएंगे कि वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो मेरे अंदर की डायन थी और जब मैं डायन बनती हूँ तो मेरा खुद पर कोई काबू नहीं रहता है। मुझे खुद पता नहीं रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ। यक्षिणी मन में फैसला लेते हुए कहती है, लेखक बाबू के दिल में जो जगह उनके पिता की है, अभी तक मैं वो जगह नहीं ले पाई हूँ। आखिर वो अभी अपने पिता का सपना ही तो पूरा कर रहे हैं, एक लेखक बनने का सपना। अभी मुझे कुछ वक्त और चाहिए। अभी मुझे लेखक बाबू के दिल में और उतरना है, पूरी तरह उनका विश्वास जीतना है। अनुराग यक्षिणी का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहता है, यक्षिणी, कहाँ खो गई तुम? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ मुझे, क्यों तुम मुझे अभी मेरी यादें नहीं लौटा सकती हो? यक्षिणी गुस्से के साथ अनुराग को घूरते हुए कहती है, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया है लेखक बाबू। मैं कितनी बार बोलूं आपसे, एक बार में आपको समझ नहीं आता है क्या? जब अनुराग यक्षिणी की गुस्से से भरी आंखें देखता है तो वो खुद खामोश हो जाता है और इतना सहम जाता है कि पलटकर कुछ नहीं कह पाता है। वो घबरा जाता है। जब अनुराग कुछ नहीं कहता है तो यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है, मैंने कहा ना आपसे लेखक बाबू, जब वक्त आएगा तब मैं खुद आपको आपकी बचपन की यादें लौटा दूंगी। आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या, जो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं? अनुराग तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, नहीं नहीं यक्षिणी, मुझे तो तुम पर अपने आप से भी ज्यादा यकीन है। अगर तुम कह रही हो कि वक्त नहीं आया है तो सच में वक्त नहीं आया होगा। अनुराग की इस मासूमियत को देखकर यक्षिणी को उस पर और ज्यादा प्यार आने लग जाता है। वो अनुराग के गालों को छूते हुए कहती है, आप कहानी सुनेंगे लेखक बाबू दैवीय झरने की? अनुराग झट से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी, बताओ मुझे, क्या है उस दैवीय झरने की दास्तां? यक्षिणी अनुराग को सब कुछ बताते हुए कहती है, हमारे यक्षिणी लोक में सारे यक्ष और यक्षिणी महादेव की आराधना करते हैं, वही हमारे आराध्य हैं। जब मैं पृथ्वी लोक पर आई तो अपने अभिशाप के कारण यहीं पर बंधी रह गई, पर मैं अपने आराध्य महादेव को कैसे भूल सकती थी? लेखक बाबू, उनकी आराधना करना मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। उनकी पूजा करना मेरा धर्म ही नहीं बल्कि मेरा कर्म भी है। अनुराग यक्षिणी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, पर यक्षिणी, तुम कैसे महादेव की पूजा कर सकती हो? तुम तो एक डायन हो, काली शक्तियों की उपासक। यक्षिणी अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, आप भूल रहे हैं लेखक बाबू, मैं डायन अपने अभिशाप के कारण बनी हूँ। असल में हूँ तो मैं एक यक्षिणी ही ना। अनुराग चुप खड़ा रहता है, यक्षिणी को टोकता नहीं है। यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, मैं बस रात में डायन बनती हूँ, वो भी बस अमावस्या और पूर्णिमा की रात। बाकी के दिन रात तो मैं यक्षिणी ही रहती हूँ ना, तो फिर मैं अपने आराध्य की आराधना करना कैसे भूल सकती हूँ? वही तो आपके आने से पहले मेरे सुख दुख के साथी थे लेखक बाबू, उनके सिवा मेरा कोई नहीं था। इस पृथ्वी लोक पर मेरा जीवन तो अंधकार में डूब गया था, उन्हीं ने मेरे जीवन में रोशनी लाई थी। यक्षिणी एक गहरी सांस अपने सीने में भरते हुए कहती है, महादेव की आराधना करने के लिए ही मैंने इसी लोक में कालाझाड़ी जंगल के अंदर अपनी दैवीय शक्ति से झरना बनाया था और वहां पर शिवलिंग की स्थापना करी थी। ये मेरी आराधना का असर ही था कि जब झरने का पानी शिवलिंग पर गिरता तो उसमें से ओम की आवाज आती थी। ऐसा लगता था मानो महादेव मेरी पूजा भक्ति से प्रसन्न हो गए हों। मैं दिन रात वहीं पर बैठकर पूजा अर्चना किया करती थी, वही मेरा सदियों से ठिकाना बन गया था। मेरा ठिकाना बदलता था भी तो सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा की रात पर एक दिन। इतना कहकर यक्षिणी खामोश हो जाती है।
अनुराग तुरंत हड़बड़ाहट के साथ यक्षिणी से पूछता है, पर एक दिन क्या यक्षिणी? यक्षिणी पुरानी यादों को याद करते हुए कहती है, एक बार जब मैं अमावस्या का शिकार करने के बाद अगली सुबह वहां पर गई तो मैंने देखा वहां उस झरने के पास एक पुजारी बैठकर महादेव की आराधना कर रहा था। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, पर वो पुजारी वहां पर कैसे पहुंच गया यक्षिणी? तुमने तो कहा था वहां पर कोई आम इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकता। उस तक पहुंचने के लिए उस जादुई अपराजिता के पेड़ का सामना करना पड़ता है, जो शिवलिंग को सुरक्षित रखने का काम करता है। यक्षिणी कहती है, हाँ लेखक बाबू, पर वो पुजारी कोई आम इंसान नहीं था। मेरी तरह ही वो भी महादेव का भक्त था। महादेव के भक्त महादेव के पास पहुंचने के लिए सारी मुश्किलों को पार कर लेते हैं, और वो पुजारी भी उन सब से बचकर महादेव की आराधना करने के लिए उनकी शरण में पहुंच गए थे। अनुराग यक्षिणी को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, फिर तुमने क्या किया यक्षिणी? यक्षिणी जवाब देती है, मैं क्या करती लेखक बाबू, महादेव सिर्फ मेरे थोड़ी हैं, वो तो सबके हैं, उन पर सबका हक है। चाहे वो फिर देव हो या दैत्य राक्षस हो या असुर भूत हो या फिर पिशाच, उनकी आराधना करने का हक सबको है, संसार के प्रत्येक प्राणी को। अनुराग खामोशी के साथ यक्षिणी की सारी बातें सुनते रहता है। यक्षिणी आगे कहती है, वो पुजारी हर दिन भोर के वक्त वहां पर आ जाते और महादेव की पूजा अर्चना करते रहते और फिर आराधना करने के बाद चले जाते। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ लेखक बाबू, बल्कि सालों साल चलते रहा। उन पुजारी ने उस झरने के बारे में बस अपनी आने वाली पीढ़ी को बताया और किसी को नहीं। जैसे वो भी जानते हो कि वो झरना दैवीय है, उसके बारे में सबको बताना ठीक नहीं। यक्षिणी चुप हो जाती है। अनुराग तुरंत बोल पड़ता है, फिर क्या हुआ यक्षिणी? यक्षिणी कहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलते रहा लेखक बाबू। उस पुजारी ने झरने के बारे में अपनी पीढ़ी को बताया और उनकी पीढ़ी ने अपनी आने वाली पीढ़ी को। वो हर दिन भोर के वक्त आते और सूर्योदय के बाद चले जाते। जब वो पुजारी महादेव की आराधना करते थे तो उस आराधना में मैं भी उन्हीं के साथ बैठे रहती, पर वो मुझे कभी देख नहीं पाते। अनुराग हैरानी के साथ यक्षिणी से पूछता है, तुम्हें नहीं देख पाते, पर क्यों यक्षिणी? यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, क्योंकि लेखक बाबू, यक्षिणी को हर कोई नहीं देख सकता। यक्षिणी उसी को दिखती है जिसके सामने यक्षिणी खुद आना चाहती हो, जैसे कि आप लेखक बाबू। अनुराग कुछ नहीं कहता, बस एकटक यक्षिणी को देखते रहता है और उसकी सारी बातें सुनते रहता है। यक्षिणी आगे कहती है, एक और कारण था जिस वजह से वो पुजारी मुझे नहीं देख पाते थे, और वो ये था कि वो पुजारी महादेव की आराधना में इतने लीन होते कि उनका ध्यान सिर्फ शिवलिंग पर होता था, जिस कारण उनका आसपास की चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता था। मैं तो सदियों से वहीं पर आराधना कर रही हूँ लेखक बाबू, और अब तक करती आ रही हूँ। मैं वहीं पर अपनी शक्ति पूर्णी गठित करने जाती हूँ हर दिन। यक्षिणी अनुराग को झरने से जुड़ी और भी बातें बताने लग जाती है कि किस तरह पुजारियों का वहां पर आने का काफिला बढ़ते जा रहा था और किस तरह उनमें भी झगड़े होने लग गए थे, वो गुटों में बंटने लग गए थे। यक्षिणी अनुराग को आगे की दास्तां सुनाते हुए कहती है, लेखक बाबू, एक वही जगह पूरे मेहंदी पथार में बची है जो सबसे ज्यादा दैवीय है, जहाँ पर बैठकर महादेव की आराधना करने से महादेव जल्द प्रसन्न होते हैं। आपको पता है लेखक बाबू? यक्षिणी इसके आगे कुछ कहती है उससे पहले ही उसकी नजर अनुराग पर पड़ जाती है और अनुराग को देखकर वो खुद चुप हो जाती है। यक्षिणी से कहानी सुनते सुनते अनुराग कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया था। यक्षिणी अनुराग को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, ये क्या, लेखक बाबू कैसे सो गए? आज से पहले तो कभी नहीं सोए, आज कैसे इनकी आंख लग गई? वो भी बताओ कहानी सुनते सुनते, वरना लेखक बाबू तो ऐसे हैं कि मुझसे कहानी सुनने के लिए नींद में से भी उठ जाए। अनुराग दिन भर सफर से इतना थक गया था कि उसकी बैठे बैठे ही आंख लग गई थी। यक्षिणी अनुराग को देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, सोते वक्त कितने प्यारे लगते हैं लेखक बाबू, मन कर रहा है अभी चूम लूं। मन क्या, चूम ही लेती हो, आखिर मेरे तो है लेखक बाबू, मैं नहीं चूमूंगी तो कौन चूमेगा? इतना कहकर यक्षिणी अपने लब अनुराग के माथे के पास ले जाती है और उसे धीरे से चूम लेती है। जैसे ही यक्षिणी अनुराग के माथे को चूमती है, खिड़की के बाहर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। यक्षिणी तुरंत खिड़की के बाहर झांकती है और देखती है कि झाड़ियों के पास हलचल हो रही थी। यक्षिणी खिड़की के बाहर झांकते हुए खुद से बड़बड़ाती है, ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर कोई है। झाड़ियों के पास की हलचल बढ़ गई थी, लेकिन वहां पर इतना अंधेरा था कि खिड़की से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल यक्षिणी खिड़की के पास से हटती है और कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। सुबह हो गई थी और सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे के अंदर